Hello friends, this is Chaudhry Salman and you are watching my YouTube channel Sulfy. Today we will discuss MCQs of some important branches of physics regarding tests of lectures, SST through SPSC, PPSC, FPSC etc. आपको पता है कि अब नेक्स्ट मंथ से जो है वो SPSC और FPSC में लेक्चर्स और SST सेकेंडरी स्कूल टीचर्स के जो टेस्ट हैं वो होने जा रहे हैं। तो उसी सिलसिले में हमारी ये सीरीज़ जो है वो बनाई गई है, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। So first of all, subscribe my YouTube channel and press bell icon to get notified about my new videos. तो आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट जो एमसीक्यूज है वो है हीट एनर्जी एडेड टू अ सिस्टम अंडर आइसोथर्मल कंडीशंस। इस एमसीक्यूज में ये कह रहा है कि अगर आइसोथर्मल कंडीशंस में हम लोग किस सिस्टम को हीट देते हैं तो वो हीट हमें क्या प्रोवाइड करेगी, उस हीट का रिजल्ट जो है वो क्या मिलेगा। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हमारे पास है एक्सटर्नल वर्क डन होगा, ऑप्शन बी है इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, ऑप्शन सी इंक्रीज इन टेम्परेचर और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में अगर हम लोग इक्वेशन की देखें तो उसमें ये कह रहा है कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, यानी कि जब आप किसी सिस्टम को हीट देते हैं तो वो वर्क टन और इंटरनल एनर्जी में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर आइसोथर्मल कंडीशंस में होगा तो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब ये है कि डेल्टा यू जो होगा वो जीरो होगा, तो आप जितनी भी हीट दे रहे हैं वो सारी सारी वर्क टन में कन्वर्ट हो जाएगी। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू जो है वो रिजल्ट आएगा। तो ऑप्शन ए जो है एक्सटर्नल वर्क डन, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। सो द नेक्स्ट ऑफ एमसीक्यूज इज विच वन इज द इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रिक्वेंसी। इनमें से कौन सा जो है वो फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रिक्वेंसी। ऑप्शन ए इम्पीडेंस, ऑप्शन बी रिएक्टेंस, ऑप्शन सी रेजिस्टेंस, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो याद रखिएगा कि इम्पीडेंस और रिएक्टेंस वो तो करंट की फ्रिक्वेंसीज पर डिपेंड करते हैं, जबकि रेजिस्टेंस जो है वो फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता। रेजिस्टेंस का काम करंट के लेवल को जो है इंक्रीज या डिक्रीज करना है, तो इसको आप ओम लॉ से निकाल भी सकते हैं, वी इज इक्वल टू आई आर से, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। तो ये वोल्टेज और करंट पर ही डिपेंड करता है, इसका फ्रिक्वेंसी को लेना देना नहीं है। दैट्स वाई रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रिक्वेंसी। सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू इज द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ एन एलिमेंट व्हेन इट रेडिएट्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज। ये कह रहा है कि जब किसी एलिमेंट को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में से पास कराएं तो उसमें से निकलने वाली स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं वो स्प्लिट हो जाती हैं। इस सोच को या इस इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? तो ये हमें जीमन ने सबसे पहले बताया था, तो इस इफेक्ट को जीमन इफेक्ट ही कहा जाता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू इज द मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल फोर्सेज हुज वेक्टर सम कैन बी जीरो। ये कह रहा है कि अनइक्वल फोर्सेज का मिनिमम कितने नंबर होने चाहिए कि अगर हम लोग उनका वेक्टर सम करें तो आंसर जो है वो जीरो आए। ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो याद रखिएगा कि अगर हम लोग ट्रायंगुलर वेक्टर सम का लॉ जो है वो अप्लाई करें तो हमारे पास मिनिमम 3 अनइक्वल फोर्सेज जो हैं वो होनी चाहिए, ताकि जब हम लोग उनको वेक्टर सम करें तो हमारे पास रिजल्ट जो है वो जीरो आए। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ड्यूरिंग एनी नेचुरल प्रोसेस। किसी भी नेचुरल प्रोसेस के अंदर जो एंट्रोपी होगी यूनिवर्स की वो क्या होगी? ऑप्शन ए रिमेन्स कांस्टेंट रहेगी, ऑप्शन बी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी या नन ऑफ दीज। तो याद रखिएगा किसी भी नेचुरल प्रोसेस के अंदर जो वर्केबल एनर्जी है वो हमारी खर्च होती है, एज द रिजल्ट एंट्रोपी जो है यूनिवर्स की वो इंक्रीज होती है। तो ड्यूरिंग एनी नेचुरल प्रोसेस एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इंक्रीजेज। तो ऑप्शन बी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ वेव इज नॉट फाउंड बोथ इन साउंड वेव्स एंड रेडियो वेव्स। तो इनमें से कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो दोनों साउंड वेव्स और रेडियो वेव्स में एट अ टाइम नहीं मिलती? तो ऑप्शन हमारे पास हैं ए रिफ्लेक्शन, बी इंटरफेरेंस, सी डायफ्रैक्शन, डी पोलराइजेशन। तो याद रखिए रिफ्लेक्शन जो है वो साउंड वेव्स और रेडियो वेव्स दोनों करती हैं, इंटरफेरेंस भी साउंड वेव्स और रेडियो वेव्स दोनों में होता है, डायफ्रैक्शन भी साउंड वेव्स और रेडियो वेव्स दोनों में होता है, जबकि पोलराइजेशन जो है वो सिर्फ रेडियो वेव्स में होती है, साउंड वेव्स में नहीं होती। बिकॉज रेडियो वेव्स आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो इनमें आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की पोलैरिटी जो है क्रिएट कर सकते हैं, उसमें पोलराइजेशन होती है, जबकि साउंड वेव्स जो है उनमें पोलैरिटी क्रिएट नहीं होती। सो द ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है अ मैन हेयर्स अ म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ ट्यूनिंग फॉर्क। ये कह रहा है कि एक शख्स जो है वो ट्यूनिंग फॉर्क की मदद से एक आवाज़ सुनता है, म्यूजिकल साउंड सुन रहा है। द फ्रिक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क इन साइकिल्स पर सेकेंड। तो साइकिल पर सेकेंड में ट्यूनिंग फॉर्क की जो फ्रिक्वेंसी है वो कितनी होगी? व्हाट इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क? तो ऑप्शन हमारे पास हैं 0.4 हर्ट्स, ऑप्शन बी 4 हर्ट्स, ऑप्शन सी जो है 4000 हर्ट्स, ऑप्शन डी जो है 40,000 हर्ट्स है। तो याद रखिएगा कि इंसानी कान के लिए, ह्यूमन ईयर के लिए जो ऑडिबल रेंज है दैट इज़
फ्रॉम 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स, यानी कि 20 हर्ट्स से लेकर 20,000 हर्ट्स की जो फ्रिक्वेंसी होगी डेट कैन बी ऑडिबल फॉर द ह्यूमन ईयर। इससे कम की जो रेंज है वो भी इंसान नहीं सुन सकता और इससे ज़्यादा की भी जो है वो नहीं सुन सकता। तो 0.4 हर्ट्स है, ये इंसान नहीं सुन सकता। 4 हर्ट्स ये भी नहीं सुन सकता। ऑप्शन डी 40,000 हर्ट्स ये भी नहीं सुन सकता। तो ट्यूनिंग 4 की जो फ्रिक्वेंसी होगी इन ऑप्शन में से वो 4,000 हर्ट्स होगी, बिकॉज दैट कैन बी हेयरेबल। तो ऑप्शन सी दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, इन साउंड फ्रिक्वेंसी डिटर्मिनेशन पिच। ये कह रहा है कि साउंड की जो फ्रिक्वेंसी है वो पिच की डिटर्मिनेशन में हेल्प आउट करती है। तो लाइट की जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या डिटरमाइन करेगी? ऑप्शन ए स्पीड, ऑप्शन बी टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन, ऑप्शन सी कलर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो याद रखिए, जैसे साउंड की फ्रिक्वेंसी की वजह से पिच जो है वो डिटर्मिनेशन होती है, तो इसी तरीके से लाइट की फ्रिक्वेंसी जो है वो लाइट के कलर को डिटरमाइन करती है। डिफरेंट कलर जैसे रेड, ब्लू, ग्रीन, तो डिफरेंट कलर्स की लाइट की जो फ्रिक्वेंसीज होती हैं वो डिफरेंट होती है। सो इन लाइट फ्रिक्वेंसी जो है वो कलर डिटरमाइन करेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ कोलिजन इज सेड टू बी इलास्टिक इफ। ये कह रहा है कि कोलिजन को हम लोग इलास्टिक कहेंगे अगर ऑप्शन ए मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ आर कंजर्व्ड, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व रहती हैं। ऑप्शन बी मोमेंटम कंजर्व रहता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है। ऑप्शन सी मोमेंटम चेंज होता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है। ऑप्शन डी मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों चेंज हो रही हैं। तो याद रखिएगा कि कोई भी कोलिजन कंप्लीटली इलास्टिक तब होगी जब उसका मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी बोथ रिमेन्स कंजर्व्ड। तो ऑप्शन ए जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ आर कंजर्व्ड इन इलास्टिक कोलिजन। So the next MCQ is, the object of Michelson and Morley experiment was to find। ये कह रहा है कि माइकलसन और मॉर्ले का जो एक्सपेरिमेंट था उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या था, उसका एम क्या था, मकसद क्या था। सो द ऑप्शन इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट, टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ अर्थ, टू फाइंड द नेचर ऑफ द लाइट और ऑल ऑफ अबव। तो याद रखिए माइकलसन और मॉर्ले का जो एक्सपेरिमेंट था उसका मेन ऑब्जेक्ट था टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट। सो द ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। Next MCQ is, what makes a steel needle float on the top of the water। ये कह रहा है कि पानी के ऊपर जो स्टील नीडल को फ्लोट करने में क्या चीज़ हेल्प आउट करती है। तो याद रखिएगा कि अगर आप एक सुई को पानी के ऊपर हॉरिजेंटली जो है वो प्लेस कर देते हैं, उसे रख देते हैं और बिल्कुल एहतियातन रखते हैं ताकि वो बिल्कुल हॉरिजेंटल हो, तो वो जो है वो पानी के ऊपर फ्लोट करेगी, फ्लोट करना स्टार्ट कर देगी। तो इसकी जो मेन वजह है, ऑप्शन ए सरफेस टेंशन हो सकती है, ऑप्शन बी एडेशन, विस्कोसिटी या डेंसिटी। तो याद रखिएगा कि इसमें जो है वो सरफेस टेंशन पानी की जो है वो उस नीडल को उस पानी के ऊपर फ्लोट करने में हेल्प आउट करती है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू तो हमारे पास है, एयर रेजिस्टेंस हैज एन इफेक्ट ऑन प्रोजेक्टाइल। ये कह रहा है कि एयर रेजिस्टेंस का प्रोजेक्टाइल पर इफेक्ट होगा। विच फैक्टर डज इट इन्फ्लुएंस। तो एयर रेजिस्टेंस की वजह से कौन सी चीज़ या कौन सा फैक्टर जो है इन्फ्लुएंस होगा, असरअंदाज होगा। ऑप्शंस हमारे पास हैं, ए मैक्सिमम हाइट, बी स्पीड, सी रेंज, डी ऑल ऑफ अबव। के एयर रेजिस्टेंस की वजह से मैक्सिमम हाइट जो है वो असरअंदाज होगी, इन्फ्लुएंस होगी, स्पीड होगी, रेंज होगी या ऑल ऑफ अबव होगा। तो एयर रेजिस्टेंस की वजह से इसकी हाइट पर भी असर होगा, इसकी स्पीड पर भी असर होगा और इसकी रेंज पर भी असर होगा। सो ऑल ऑफ अबव इज़ द करेक्ट ऑप्शन कि ये तीनों चीज़ें जो हैं वो इन्फ्लुएंस्ड होगी एयर रेजिस्टेंस की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a container has a small hole in the bottom, air can go through this hole but water cannot, this can be the best explained by the statement that। ये कह रहा है कि हमारे पास एक कंटेनर में एक छोटा सा होल है, एयर जो है उस होल में से गुजर सकती है लेकिन पानी जो है वो नहीं गुजर सकता। तो ये जो स्टेटमेंट है ये किस चीज़ को डिस्क्राइब कर रही है। ऑप्शंस हमारे पास हैं कि वाटर मालिक्यूल्स आर लार्जर देन एयर मालिक्यूल्स, पानी के मालिक्यूल्स जो हैं वो एयर मालिक्यूल्स से बड़े होते हैं। वाटर मालिक्यूल्स आर स्मॉलर देन द एयर मालिक्यूल्स, ठीक है। ऑप्शन सी जो है वाटर इज मोर विस्कस देन एयर, पानी जो है वो ज़्यादा विस्कस होता है। ऑप्शन डी सरफेस टेंशन ऑफ प्रिवेंट्स इट फ्रॉम स्केपिंग। तो ये क्लियर सी चीज़ है कि पानी की जो सरफेस टेंशन है वो एयर के मुकाबले में ज़्यादा है, तो जब प्रेशर पड़ेगा तो एयर जो है वो उस होल में से जो है वो क्रॉस हो सकेगी, लेकिन पानी की सरफेस टेंशन में पानी जो है उस छोटे से होल में से क्रॉस नहीं हो सकेगा। सो द ऑप्शन डी सरफेस टेंशन ऑफ वाटर प्रिवेंट्स इट फ्रॉम स्केपिंग, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। सो द नेक्स्ट MCQs is, if a force moves a body with certain velocity then the power is। अगर ये कह रहा है कि अगर फोर्स लगाने से एक बॉडी जो है वो सर्टेन वेलोसिटी हासिल करती है तो पावर को हम लोग किस तरीके से डिफाइन करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी की मदद से, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी की वजह से, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी से,
फोर्स डिवाइडेड बाय द वेलोसिटी से। तो ये पावर को जो है हम लोग डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी की मदद से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। सो ऑप्शन बी डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज इफ द डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट एंड अ सरफेस इज ट्रिपल। ये कह रहा है कि एक लाइट सोर्स और एक सरफेस जिस पर वो लाइट पड़ी, इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है उसे हम लोग ट्रिपल कर देते हैं। देन द इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन ऑन द सरफेस विल बी। ये कह रहा है कि जो रोशनी की जो इंटेंसिटी है सरफेस पर वो क्या होगी अगर फासला हम लोग ट्रिपल कर दें तो इंटेंसिटी भी ट्रिपल हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। सारी बात, जब सोर्स दूर हो चला जाएगा ट्रिपल टाइम तो इंटेंसिटी ट्रिपल नहीं होगी। रिड्यूस टू हाफ, रिड्यूस टू 1/3 एंड रिड्यूस टू 1/9। तो ये याद रखिएगा कि इंटेंसिटी और डिस्टेंस का जो है वो स्क्वायर के साथ रिलेशन होता है और इन्वर्स रिलेशन होता है। स्क्वायर के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है। तो अगर ये ट्रिपल होगा तो 3 का स्क्वायर जो है 9, तो जो इंटेंसिटी है वो रिड्यूस टू 1/9 हो जाएगी। तो ऑप्शन डी जो है डेट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है एक्स एंड वाई आर ईच 6 फीट टॉल। ये कह रहा है कि एक्स और वाई दो एलिमेंट हैं, ये दो बॉडीज हैं, दोनों की हाइट जो है वो 6 फीट है। एक्स स्टैंड्स 4 फीट अवे फ्रॉम अ वर्टिकल प्लेन मिरर एंड वाई स्टैंड्स 8 फीट फ्रॉम द सेम मिरर। ये कह रहा है कि एक मिरर से जो है एक्स 4 फीट दूर खड़ा है और वाई जो है वो उसी मिरर से 8 फीट दूर खड़ा है। तो व्हाट द साइज ऑफ द एक्स इमेज एज कम्पेयर टू वाई। तो एक्स की इमेज जो है वाई से अगर कंपेयर करें तो एक्स की इमेज क्या होगी? तो ये कॉमन सेंस भी ये है कि अगर आप एक मिरर से जो है वो डिस्टेंस इंक्रीज करते जाएं, उससे दूर जाते जाएंगे तो आपकी जो इमेज जो है वो छोटी होती जाएगी, और अगर आप करीब आते जाएंगे तो आपकी इमेज जो है वो बड़ी होती जाएगी। तो x जो है वो y के मुकाबले मिरर से ज़्यादा करीब है, इसका मतलब x की जो इमेज है वो बड़ी होगी। अब ये कितनी बड़ी होगी ऑप्शंस में देखते हैं। 4 टाइम्स ग्रेटर होगी, ट्विस्ट एज ग्रेटर होगी, द सेम साइज तो नहीं होगी क्योंकि ये दोनों के डिस्टेंस जो है वो चेंज है। और ट्विस्ट एज स्मॉल, तो x की इमेज स्मॉल भी नहीं होगी y से बल्कि बड़ी होगी। और ये भी याद रखिएगा कि इनका जो रिलेशन है वो लीनियर होता है। तो अगर x जो है वो y के मुकाबले में हाफ टाइम्स जो है करीब है, यानी कि 4 फीट पे है, और y जो है वो 8 फीट पे है, डबल दूर है, तो y की इमेज जो है वो छोटी होगी और x की जो है ट्विस्ट एज ग्रेटर होगी। तो ऑप्शन बी डेट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द वाइज इमेज एज कम्पेयर टू एक्स इमेज एज कम्पेयर टू वाई जो है वो ट्विस्ट एज ग्रेटर होगी। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है व्हेन अ बॉडी मूव्स एट अ स्पीड नियरली इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये कह रहा है कि जब कोई बॉडी जो है नियरली वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वली मूव करे तो क्या होगा? इट्स मास इंक्रीज होगा। जी, मास इंक्रीज होगा क्योंकि आइंस्टाइन की जो पास्टुलेट्स हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के, उसमें पहला पास्टुलेट ये है कि जब कोई बॉडी नियरली टू द स्पीड ऑफ लाइट मूव करना शुरू करेगी तो उसका मास जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। इट्स लेंथ डिक्रीजेज। जी, लेंथ डिक्रीज भी होगी, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन भी होती है। सो ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी। तो बोथ ए एंड बी जो है डेट इज द करेक्ट ऑप्शन। डी नन ऑफ दिस ये नहीं होगा। तो अगर कोई बॉडी नियरली स्पीड ऑफ लाइट मूव करेगी तो अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है उसके जो 4 पास्टुलेट्स, उसकी मास इंक्रीज होगा, लेंथ डिक्रीज होगा और टाइम डायलेशन होता है, और इज इक्वल टू स्क्वायर एनर्जी जो है वो मास में कन्वर्ट हो रहेगी। तो ये 4 पास्टुलेट्स है। सो ऑप्शन सी जो है बोथ ए एंड बी डेट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू तो हमारे पास है द एवरेज ट्रांजैक्शनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन एटम ऑफ गैस इज इक्वल टू। ये कह रहा है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी किसी एटम की जो होती है गैस के एटम्स की, वो किसके बराबर होगी, उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है? 1/2 kT, ऑप्शन बी 3/2 kT, ऑप्शन सी 3 kT, ऑप्शन डी kT। तो ये चैप्टर नंबर हमारे पास फर्स्ट ही है सेकंड ईयर का सिंटेक्स बोर्ड में। तो उसमें ये इक्वेशन हम लोग ड्राइव करते हैं तो हमारे पास आखिर में आंसर आता है लास्ट में 3/2 kT की बोल्ट्जमैन है, जिसे आप मोलर मास डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, सॉरी गैस कांस्टेंट, मोलर गैस कांस्टेंट जो है उससे डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर से आप बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 3/2 kT डेट इज द करेक्ट ऑप्शन। बाय यूजिंग दिस फार्मूला यू कैन कैलकुलेट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन एटम ऑफ अ गैस। Next MCQ is the mass of electron. What is the mass of the electron? There are 4 options: 1.9 into 10 power minus 31 kilogram, 9.1 into 10 power minus 31 kilogram, equal to proton, none of these। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन से 1836 टाइम्स जो है वो स्मॉलर मास रखता है। प्रोटॉन इज हैवियर देन द इलेक्ट्रॉन 1836 टाइम्स। तो इसका मतलब ये है कि सी ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन ए और बी में से कोई करेक्ट होगा तो ऑप्शन बी जो है डेट इज द करेक्ट ऑप्शन। ये कांस्टेंट वैल्यू है, आप इसे याद कर लें कि द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 किलोग्राम। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है
द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन एटम का रेडियस क्या होगा? तो बोहर ने हमें चैप्टर नंबर 18 सेकेंड ईयर फिजिक्स में सिंटेक्स बोर्ड में हमें कैलकुलेट करके बताया हुआ ये कि 5.3 इंटू 10 पावर -10 मीटर, 10 पावर -10 मीटर कह लें या एंगस्ट्रम कह लें, बी 0.53 एंगस्ट्रम, सी 0.053 एंगस्ट्रम, डी नन ऑफ दिस। तो बोहर ने जब इसकी वैल्यू कैलकुलेट की थी हाइड्रोजन एटम की, याद रखिएगा हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जो फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है। तो बोहर ने जो है वो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए इसका रेडियस कैलकुलेट किया था और आगे हम जनरल फार्मूला भी बनाकर दे दिया था जिससे हम लोग सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ और सो ऑन जो है उनका रेडियस जो है मालूम कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑर्बिट जो है उसका रेडियस हाइड्रोजन एटम का है 0.53 इंटू 10 पावर -10 मीटर या 0.53 एंगस्ट्रम। सेकंड ऑर्बिट के रेडियस के लिए मैं बता दूं कि सेकंड ऑर्बिट के लिए आप इसी वैल्यू को n स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। n की जगह पे आप सेकंड ऑर्बिट का मालूम करना चाह 2 रखते हैं और अगर थर्ड ऑर्बिट है तो 3 रखते हैं, अगर फोर्थ ऑर्बिट है तो 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.53 एंगस्ट्रम। तो इस तरीके से आप किसी भी ऑर्बिट का जो है रेडियस मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू तो हमारे पास है द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हुज हाफ लाइफ इज 7 डेज। ये कह रहा है कि एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जिसकी हाफ लाइफ जो है वो 7 डेज है। डिकेज कम्प्लीटली, वो कम्प्लीटली डिके कितने दिनों में होगा या कितनी देर में होगा? तो ऑप्शन है 14 डेज, ऑप्शन बी 21 डेज, सी जो है 28 डेज, डी जो है नन ऑफ डेज। तो याद रखिएगा कि अगर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की हाफ लाइफ जो है वो 7 डेज है तो 14 डेज बाद वो 1/4 जो है वो बचेगा, 21 डेज बाद 1/8 जो है उसकी वो मटेरियल जो सब्सटेंस बाकी रह जाएगा और 28 डेज बाद वो 1/16 जो है वो बच जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी ऑप्शन में वो कम्प्लीटली डिके नहीं हो रहा है। सो ऑप्शन डी नन ऑफ दिस इज करेक्ट ऑप्शन, कि वो कम्प्लीटली डिके इन दिनों में या इन ऑप्शंस में नहीं होगा। माफ़ कीजिएगा, हमारे पास ये एमसीक्यू देख रहे हैं। हाँ, तो ये हमारे पास जो है वो एमसीक्यू था कि इनमें से कौन सी जो है उसकी पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा होगी। तो मैं आपको बताऊं कि इनमें से सबसे ज़्यादा जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो गामा रेज की होगी। क्योंकि एक्स बीटा रेज जो हैं वो किसी मटेरियल में अगर आप इंजेक्ट करते हैं तो वो बीटा रेज ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर नहीं है, क्योंकि इसकी जो है वो चार्ज जो है वो दूसरे एटम से टकराकर ज़्यादा से एनर्जी जो है वो लूज़ करेगा। एक्स रेज न्यूट्रल रेडिएशन इनकी पेनिट्रेटिंग पावर अच्छी होती है, लेकिन गामा रेज की एनर्जी चूँकि एक्स रेज से ज़्यादा है तो गामा रेज की पेनिट्रेटिंग पावर भी ज़्यादा होगी। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू हम देखते हैं कि क्या है। कह रहे हैं कि एक फॉरवर्ड ब्यास डायोड हैज़ रेजिस्टेंस, फॉरवर्ड ब्यास डायोड की जो रेजिस्टेंस होगी वो क्या होगी? तो फॉरवर्ड ब्यास की रेजिस्टेंस जो है डायोड की रेजिस्टेंस वो जीरो होगी। ऑप्शन ए दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। याद रखिएगा कि फॉरवर्ड ब्यास डायोड जो है उसमें करंट फ्लो करता है, तो करंट फ्लो इसीलिए करता है क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस जो है वो ज़ीरो होती है। इसी तरीके से अगर कोई रिवर्स ब्यास डायोड होगा तो उसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो इन्फिनाइट होगी। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन दैट इन अ फॉरवर्ड ब्यास डायोड द रेजिस्टेंस विल बी ज़ीरो। नेक्स्ट एमसीक्यू इज द रिवर्स करंट थ्रू अ सेमीकंडक्टर इज ड्यू टू। ये कह रहा है कि सेमीकंडक्टर में जो रिवर्स करंट प्रोड्यूस होता है वो क्यों होता है? यानी कि अगर आप किसी डायोड को जो है वो रिवर्स ब्यास्ट कराएं तो उसमें फिर भी हमें थोड़ा सा करंट मिलता है जिसे आप रिवर्स करंट कहते हैं। ये रिवर्स करंट बेसिकली उस डायोड में जो माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं उसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, क्योंकि मेजॉरिटी कैरियर्स को तो आप रिवर्स ब्यास करके रोक सकते हैं, लेकिन माइनॉरिटी कैरियर्स जो है वो फ्लो करते हैं तो उनकी वजह से थोड़ा सा करंट हमें, जिन्हें रिवर्स करंट कहा जाता है, तो वो हमें प्रोड्यूस होता है। तो माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से प्रोड्यूस होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू इज द एनर्जी ऑफ रेडियो वेव्स इज ग्रेटर देन। ये कह रहा है कि रेडियो वेव्स की एनर्जी जो है वो किससे ज़्यादा होती है या कितनी होती है? तो ऑप्शन ए लाइट से ज़्यादा होती है, ग्रेटर देन द लाइट, और इज ग्रेटर देन द माइक्रोवेव्स, एक्सरेज से ज़्यादा होती है, नन ऑफ दीज। तो याद रखिएगा कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सबसे बड़ी जो वेवलेंथ होती है वो रेडियो वेव्स की होती है, और सबसे लो जो फ्रिक्वेंसी होती है वो भी रेडियो वेव्स की ही होती है। रेडियो वेव्स की फ्रिक्वेंसी जो है वो लोवेस्ट है और जो है वो इसकी वेवलेंथ दैट इज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो इसकी एनर्जी जो है वो सबसे कम होती है क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी सबसे कम है।
तो इसकी लाइट से फ्रिक्वेंसी कम है या करेक्ट ऑप्शन नहीं है, माइक्रोवेव से भी कम है, एक्सरे से भी कम है, तो रेडियो वेव की फ्रिक्वेंसी किससे भी ज़्यादा ग्रेटर जो है वो नहीं है। सो ऑप्शन डी नन ऑफ दिस जो है वो दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज थर्मल न्यूट्रॉन सर, थर्मल न्यूट्रॉन क्या है? थर्मल न्यूट्रॉन हाई एनर्जी पर जो हाई टेम्परेचर पर जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स होते हैं या स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स होते हैं, नन ऑफ दीज होते हैं। तो याद रखिएगा कि न्यूक्लियर रिएक्टर में जब हमारे पास चेन रिएक्शन होता है तो हाई एनर्जी या हाई काइनेटिक एनर्जी या फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं जो फर्दर चेन रिएक्शन में जाते हैं। तो आप लोग जो हैं उन्हें हम लोग एनर्जी जो है कम करने के लिए, उनकी काइनेटिक एनर्जी कम करने के लिए स्लो डाउन करते हैं। और ये खासतौर पर हमारे पास जो ब्रीडर रिएक्टर में इस तरीके से हम लोग करवाया जाता है ताकि न्यूट्रॉन को क्योंकि न्यूट्रॉन ये ब्रीडर रिएक्टर में जो हमारे पास चेन रिएक्शन को बनाने के लिए या रिएक्शन करवाने के लिए हमें स्लो न्यूट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पर न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करने के लिए हम लोग कोई ना कोई जो है वो जैसे हैवी वाटर या ग्रेफाइट वगैरह यूज़ करते हैं जो उसे स्लो डाउन कर। हैवी वाटर वाटर जो है आइडियल मटेरियल है जो न्यूट्रॉन्स की स्पीड को कम करता है। तो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स को ही थर्मल न्यूट्रॉन जो है वो इस कंडीशंस में कहा जाता है जब न्यूट्रॉन जो है उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, स्लो मूविंग होते हैं। तो थर्मल न्यूट्रॉन्स आर बेसिकली स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स। ऑप्शन सी दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है इन सोमैटिक रेडिएशन डैमेज देयर इज़, ये कह रहा है कि रेडिएशन का डोज आपको बहुत ज़्यादा है, जैसे लोग जो हैं वो माइनिंग में काम करते हैं या किसी रेडिएशन लैब में काम करते हैं तो उन जो सोमैटिक रेडिएशन की वजह से डैमेज होता है वो क्या क्या हो सकते हैं? लॉस ऑफ हेयरिंग, हेयरिंग लॉस हो सकता है, हेयर्स का लॉस, बालों का लॉस हो सकता है, अल्ट्रावायलेट बीम्स होती हैं, ये नन ऑफ दीज। अच्छा, सोमैटिक रेडिएशन की वजह से काफ़ी सारे लॉस हैं। जो मेन लॉस जो है वो स्किन डिजीज़ हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है, और इसका एक जो लॉस है, डैमेज है, वो लॉस ऑफ हेयर्स भी है। बालों का झड़ जाना कैंसर वगैरह में, ये भी जो है इसी के लॉस में आ रहा है। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। लॉस ऑफ हेयर्स इज़ अ डैमेज ऑफ सोमैटिक रेडिएशन, is one of the damages of the somatic radiation. So the next MCQ is लेज़र बीम कंसिस्ट्स ऑफ, लेज़र बीम किस पर कंसिस्ट करती है? इट इज़ अ मोनोक्रोमेटिक लाइट, इट इज़ अ वाइट लाइट, अल्ट्रावायलेट। ये वाइट लाइट नहीं है क्योंकि वाइट लाइट इज़ मेड अप ऑफ 7 कलर्स, जबकि लेज़र बीम जो है वो सिंगल कलर होती है। ये अल्ट्रावायलेट लाइट भी नहीं होती क्योंकि लेज़र बीम को आप देख सकते हैं तो ये विजिबल लाइट में आएगी, और ये सिंगल कलर्ड लाइट होती है। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, दैट लेज़र बीम कंसिस्ट ऑफ मोनोक्रोमेटिक हाईली कोहेरेंट लाइट। तो मोनोक्रोमेटिक इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है एन टाइप मटेरियल इज इलेक्ट्रॉनिकली। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि एन टाइप मटेरियल जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, या नन ऑफ दीज होते हैं? अच्छा, वैसे तो एन टाइप मतलब नेगेटिव टाइप मटेरियल, हमें ये पता होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, मेजॉरिटी में होते हैं, जबकि होल से होते हैं वो माइनॉरिटी में होते हैं। तो हमारे जहन में ये चीज़ आती है, हम यही समझते हैं कि शायद एन टाइप मटीरियल जो है वो बेसिकली नेगेटिव टाइप मटेरियल होगा, इलेक्ट्रॉनिकली नेगेटिव होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता। बेसिकली ये एन टाइप जो मटेरियल होता है इनमें इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो वैलेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। इलेक्ट्रॉन किसके पास ज़्यादा होते हैं? ऐसे मटेरियल्स के पास जो खुद न्यूट्रल होते हैं, और न्यूट्रल होते हैं तभी तो उनके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो उनके पास इलेक्ट्रॉन की जो है वो वैलेंसी है। तो एन टाइप मटेरियल खुद जो है ज़ाती तौर पर वो न्यूट्रल होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की वैलेंसी होती है। तो एन टाइप मटेरियल इज़ इलेक्ट्रॉनिकली न्यूट्रल। तो हमारी जो सोच है वो यहाँ पर ये, इसको थोड़ा सा अपना करेक्ट कर लीजिएगा अगर किसी को कोई डाउट है, कि एन टाइप मटेरियल जो इलेक्ट्रॉनिकली न्यूट्रल मटेरियल्स होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है अल्टरनेटिंग करंट इन द सेकेंडरी कॉइल ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज इंड्यूस्ड बाय। ये कह रहा है कि अल्टरनेटिंग करंट जो है सेकेंडरी कॉइल में जो प्रोड्यूस हो रहा है वो इंड्यूस्ड कैसे होता है, किस वजह से होता है? वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को वेरी करने से, मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करने से, डीसी इन द प्राइमरी कॉइल, नन ऑफ दिस। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्वेश्चन है कि अगर आप प्राइमरी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करेंगे तो सेकेंडरी कॉइल में जो है करंट इंड्यूस्ड होगा। तो ऑप्शन बी दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, दैट बाय वेरिंग द मैग्नेटिक फील्ड इन द प्राइमरी कॉइल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विल बी प्रोड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल, या इंड्यूस्ड करंट विल बी प्रोड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आज का लेक्चर हमारे यहाँ तक ही था। हमारे चैनल को देखने का शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। तो इसी के साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली इस सीरीज़ की जो वीडियोज़ हैं उसका आपको नोटिफाई हो सके। थैंक यू।